हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार इन टॉपिक से देखा गया है। तो चलिए डिटेल में कवर करते हैं मोटिवेशनल थ्योरी को। उससे पहले मैं बता दूं कि मोटिवेशनल थ्योरीज के अंदर बहुत सारे थ्योरीज क्लासिफाइड है, जिसमें कि हम कंटेंट बेस्ड और प्रोसेस बेस्ड थ्योरी को पढ़ेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि थ्योरीज बनती कैसे है हमारी। तो सबसे पहले बात करें थ्योरीज कैसे डेवलप हुई। कुछ चीजें हैं जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होने के बाद हम अजम्पशंस बनाते हैं, अजम्पशंस के बेस पे हमारा थ्योरी जेनरेट होता है। तो इस तरीके से थ्योरीज आई है हमारे मैनेजमेंट के अंदर। अगर बात करें कैसे मैम कैसे थ्योरीज बनी, तो सबसे पहले अगर मैं पीछे वाले लेक्चर्स में जो मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आपको पढ़ाया था याद होगा, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में क्या था, हमारा इंजीनियर बेस्ड अप्रोच था, क्योंकि आपने उसमें डिटेल में पढ़ा था कि उसके जो ऑथर थे या जो एक्सपर्ट डिफाइन किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को, जिन्होंने बनाया था, उन्होंने किस तरीके से थ्योरी को डेवलप किया था। तो उन्होंने सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्कर्स को ऑब्जर्व किया, उनके वर्किंग वे को ऑब्जर्व किया कि किस पैटर्न में वो काम करते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ वर्कर्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरीके से हम इनसे काम करा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कुछ अजम्पशंस लाया, जिसके बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी डेवलप किया, जिसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं मोटिवेशनल थ्योरीज को डिटेल में। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, आपको डिटेल नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए नेट वाले भैया के। वहां पे आपको सारे नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे, पीडीएफ्स वगैरह। और अगर आपको कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम है इस चैनल में, कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है, नोट्स वगैरह कुछ भी, या फिर नेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है आपके, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल थ्योरीज को। उसके अंदर हम सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंटेंट बेस्ड थ्योरी। कंटेंट बेस्ड थ्योरी के अंदर आपको कौन कौन से थ्योरीज कवर करने हैं। सबसे पहले आपको कवर करना है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि अब्राहम मैस्लो ने दिया है, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया है कि एक इंडिविजुअल के क्या क्या नीड सेटिस्फैक्शन हो सकते हैं। हर्जबर्ग मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी, जिसमें हर्जबर्ग ने यह बताया है कि कौन कौन से आपके हाइजीन फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो वर्कर्स काम करते हैं किस तरीके से उन्हें कौन सी चीजें मोटिवेट करती है। उसके बाद एमसीकेनाल्स नीड थ्योरी बताया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके के नीड्स होते हैं एक वर्कर्स के ऑर्गेनाइजेशन में जब वो काम कर रहे हैं। एल्डफर ईआरजी थ्योरी है, जो कि कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हो सेकेंड वर्जन या रिवाइव वर्जन है आपका मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। उसी के बेस्ड पे क्लेटन एल्डफर ने दिया है ईआरजी थ्योरी को। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम कंटेंट बेस्ड थ्योरी में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। तो जो अब्राहम मैस्लो ने था, उन्होंने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके कौन कौन से नीड्स को सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है उनके प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, उनके अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने एक हायरार्की बताया, और उसी सिस्टमैटिक या फिर उसी हायरार्की में उन्होंने बताया कि एक इंडिविजुअल के नीड्स को सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो समटाइम्स एग्जाम में ऐसा होता है कि इसी हायरार्की इसी ऑर्डर में पूछा जाता है कि कौन से ऑर्डर में ये नीड्स को दिया है मैस्लोज ने। तो सबसे पहले आपका हो गया फिजियोलॉजिकल नीड्स। मैम फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होता है आपके? फिजियोलॉजिकल नीड्स एक सर्वाइवल पर्पस, एक इंडिविजुअल है वो काम कर रहा है, तो वो उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे। अब कुछ एक्सपेक्टेशंस में मैम उसके बेसिक नीड्स सेटिस्फाई होने चाहिए। बेसिक नीड्स बोले तो एयर, स्लीप, फूड, वाटर, क्लोथिंग, ये मैंने मेंशन किया है। बेसिक नीड्स क्या हो गया? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये आपके बेसिक नीड्स हुए। किसी भी इंडिविजुअल जो वो काम कर रहा है, वो अपने बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है। तो सबसे पहले किसी इंडिविजुअल का ये नीड सेटिस्फाई होगा, तब वो फर्दर नीड्स की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट आपका हो गया सेफ्टी नीड्स। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई काम कर रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन चाहिए। जो भी आपका प्रोटेक्शन हो गया या फिर जो सिक्योरिटी हो गया, वो उसे कहीं ना कहीं चाहिए। जॉब सिक्योरिटी बेसिकली आप बोल सकते हो। अगर वो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उन्हें उस जॉब में एक सिक्योरिटी फील होना चाहिए। आज वो जिस जॉब पे वो सिक्योर होना चाहिए उनके लिए। तो सेफ्टी नीड्स इसी चीज को एम्फसाइज करता है कि जो वर्कर्स हैं उन्हें ये फील होना चाहिए कि उनका जॉब सिक्योर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल नीड्स। सोशल नीड्स
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली हम लोगों से कोऑर्डिनेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उनके साथ एक सोशल इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वर्कर्स चाहते हैं कि उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सोशल इन्वायरमेंट मिले जिसके तहत वो काम करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बिलोंगिंगनेस मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप फॉर्म होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेट करेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने के लिए, काम करने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट नीड की तरफ मूव करेंगे, दैट इज योर सेल्फ स्टीम नीड्स, जो कि बात करता है कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिस्पेक्ट, एक रिकॉग्निशन मिलना बहुत जरूरी है मैम। तभी कहीं ना कहीं वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड होंगे और उसके लिए वो काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुना नहीं जा रहा है, उनके एडवाइस, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखा नहीं जा रहा है। अगर हम वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करते हुए ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उन्हें सेटिस्फैक्शन देगा मैम, वो भी मोटिवेटेड फील करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्या हो गया मैम? ये सारे नीड्स अगर वन बाय वन किसी के फुलफिल हो रहे हैं तो अब वो और भी ज्यादा ऊपर सोचेगा। वो सोचेगा कि जो उसके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें हो, पर्सनल डेवलपमेंट उसका बहुत जरूरी है। ये सारे तो आपके बेसिक नीड्स फुलफिल होते जा रहे हैं वन बाय वन, तो वो आप अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचेगा कि किस तरीके से उसे वो सबसे हायर जो बोला जाता है, जो हायर मेंटेनेंस होता है एक इंडिविजुअल का, वो किस तरीके से सेटिस्फाई हो, एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से चैलेंजिंग वर्क के अंदर सीख सकता है, किस तरीके से हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स, इसीलिए इसे बोला जाता है कि सबसे ऊपर यही नीड्स है जो सेटिस्फाई होना चाहिए, जिसमें वो पर्सनल ग्रोथ अपना अचीव कर ले कोई इंडिविजुअल। तो इसी ऑर्डर में आपको, इसी सीक्वेंस में इस नीड्स को याद करना है। तो इसके लिए आप एक एक्रोनिम्स बना सकते हो जिससे आपको ये याद रहे। अब मैम क्या एक्रोनिम्स हो सकता है? तो मैं बोल देती हूँ, पी एस का क्यूब हो गया आपका और पी एस का पावर 4। तो ये सिंपली आपको याद हो जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स मैम। फिर आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स आपका बेसिक नीड्स हो गया, जहां पे हमें फूड, क्लोथिंग सब कुछ मिलना चाहिए मैम, वो सेटिस्फाई हो जा रहा है तो हमें जॉब सिक्योरिटी मिलना चाहिए जहां हम काम कर रहे हैं। उसके बाद सोशलाइजेशन होना चाहिए मैम, वहां पे फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, आपस में कम्युनिकेशन और एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मैम। उसके बाद आपका सेल्फ स्टीम नीड्स होना चाहिए मैम, रिस्पेक्ट मिले। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वहां पे एक हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर फ्रेंडली वर्किंग एनवायरनमेंट है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, तो मैम हमें कहीं ना कहीं अब रिस्पेक्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, रिकॉग्निशन चाहिए हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में। रिकॉग्निशन मिल जाएगा मैम तो हम अपने सेल्फ ग्रोथ की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, हम सोचेंगे कि किस तरीके से हम पर्सनली डेवलप कर सके सबसे ऊपर लेवल पे। तो इसी ऑर्डर में आपको इस नीड्स को याद करना है। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इससे ट्विस्टेड क्वेश्चंस हमें देखे गए हैं। तो आप इस थ्योरी को बहुत ही ज्यादा कंसिडर करते हुए इंपॉर्टेंट में काउंट करोगे और इस थ्योरी को थॉरली रीड करोगे आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी। हर्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी ये बोलता है कि एक आपका मोटिवेशनल फैक्टर, एक हाइजीन फैक्टर्स होना चाहिए और एक आपका मोटिवेशनल फैक्टर्स होना चाहिए। हाइजीन फैक्टर्स क्या बोलता है मैम? हाइजीन फैक्टर्स हमारा ये बोलता है कि जो जॉब फैक्टर्स है जो एसेंशियल है मोटिवेशन के लिए वर्क प्लेस पे। अब हाइजीन फैक्टर ये बोलता है मैम कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिविजुअल काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, ये हाइजीन फैक्टर अगर अवेलेबल है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो उसे कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा है मैम। ऐसा नहीं है कि वो है तो इंडिविजुअल या फिर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, नो मैम, दैट इज नॉट राइट। ये बोलता है कि अगर ये नहीं है तो एक इंडिविजुअल या एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अगर ये है तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा। बट ये कहीं ये नहीं बोल रहा है कि अगर ये है तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, नो। तो ये बिल्कुल मत मानिएगा कि हाइजीन फैक्टर ये बोलता है कि है तो सेटिस्फाइड, नहीं है तो डिससेटिस्फाइड। आप ये मान सकते हो कि नहीं है तो डिससेटिस्फाइड है एक इंडिविजुअल, लेकिन अगर है तो वो मोटिवेटेड है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने काम को लेकर। तो हाइजीन फैक्टर में क्या क्या आ सकते हैं आपके? सबसे पहले पे हो गया। पे मींस कि जो सैलरी या फिर रेम्युनरेशन पे होता है एक इंडिविजुअल को, वो एक रीजनेबल और एप्रोप्रिएट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए पोजीशंस के अकॉर्डिंग। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मैम, इसमें एक सेम पे स्केल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पोजीशन।
नेक्स्ट आपका हो गया, अगर ये कहीं ना कहीं अगर ये लैक करेगा मैम, तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करेगा मैम। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल को सही पे कर रहे हो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो ऐसा नहीं है कि सेटिस्फैक्शन फील करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हो सकता है उसे किसी और चीजों से सेटिस्फैक्शन मिल जाए मैम, तो ये चीज आपको सेटिस्फैक्शन नहीं बताएगा। दूसरा आपका हो गया कंपनी पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। कंपनी के अंदर जो टॉप लेवल होते हैं, जो पॉलिसीज फॉर्म कर रहे हैं, जेनरेट कर रहे हैं, उन पॉलिसीज को भी ज्यादा रिजिड नहीं रखना है। रिजिड रखोगे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को हिंडर करेगा, उनके काम के करने के तरीकों को हिंडर कर रहा है, दे आर डिससैटिस्फाइड, वो उस तरीके से डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स आप लाओ, एक ड्रेस कोड रखो ताकि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना दिखे एम्प्लॉयज या वर्कर्स के बीच में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप प्रॉपर वेकेशंस ब्रेक्स दे सकते हो। ये कुछ एग्जांपल्स है जिससे आप समझ सकते हो कि कंपनी में किस तरीके से एक इंडिविजुअल या फिर एम्प्लॉय को मोटिवेटेड फील होगा। नेक्स्ट बात करें फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स में क्या क्या आ गया, मेडिक्लेम्स आ गए आपके, फैमिली मेंबर्स को भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो बेनिफिट्स देती है एक एम्प्लॉय के साथ साथ एम्प्लॉय को हेल्प करते हैं कुछ प्रोग्राम्स के अंदर, हेल्थ केयर प्लान्स, बहुत तरीके के चीज बेनिफिट्स जो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आपका फ्रिंज बेनिफिट्स हो गया। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं तो एक जो एम्प्लॉय है वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होगा, कमिटेड होगा अपने वर्क को लेके, उसे कहीं ना कहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सेटिस्फैक्शन, बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं ना कहीं वो खुश होगा अपने काम को लेके। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है मैम कि आप ये सारी चीजें दे रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाइड, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंडिविजुअल सेटिस्फाइड हो, नॉट ऑफ कोर्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें प्रेजेंट रखोगे तो एक इंडिविजुअल सेटिस्फाई होगा, बट अगर आप ये नहीं रखते हो तो कहीं ना कहीं आपको डिससैटिस्फैक्शन देखने को मिल सकता है। फिजिकल वर्किंग कंडीशन, फिजिकल वर्किंग कंडीशंस में क्या आ गया, अब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहां पे जो भी फिजिकली प्रेजेंट है, लाइक कि सेफ हो गया आपका, क्लीन हाइजीनिक, किस तरीके के वर्क कल्चर में हो आप, किस तरीके के ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहां पे कितना क्लीननेस है, हाइजीनिक है, किस तरीके का वर्किंग कंडीशन है वहां का, वो कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा रखते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे हमारे एम्प्लॉयज को और भी ज्यादा कमिटेड और मोटिवेट होकर काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हो गया आपका स्टेटस, जो एम्प्लॉय का स्टेटस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो रिटेन्ड होना चाहिए, फैमिलियर होना चाहिए। मतलब कहने का ये है मैम कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उन्हें भी वो कंसिडर करें, उनके स्टेटस को रिकॉग्नाइज करें, उन्हें वो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब कहीं ना कहीं वो उसे ऑर्गेनाइजेशन में रुकने के लिए, काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। नेक्स्ट हो गया आपका इम्पर्सनल रिलेशन। इम्पर्सनल रिलेशन, किसी भी तरीके का किसी के साथ भी पर्सनल रिलेशन फॉर्म नहीं होना चाहिए। जहां आपका पर्सनल रिलेशन आ गया वहां आपका वर्क इम्पैक्ट करेगा, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है आपके काम पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेके। तो रिलेशन हमेशा एम्प्लॉयज के साथ आपको इम्पर्सनल रखना बहुत जरूरी है। आप एक एम्प्लॉय को ज्यादा प्रिविलेज दोगे, दूसरे को नहीं दोगे, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे एम्प्लॉय को डिससैटिस्फैक्शन दे रहा है दूसरे एम्प्लॉयज को देखकर। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सारे एम्प्लॉयज के साथ फेयर ट्रीटमेंट रखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोई भी फेवरेटिज्म या फिर पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में हम काम कर रहे हैं तो वहां पे फॉर्मली काम होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी, अगर एम्प्लॉयज काम क्यों कर रहा है, वो चाह रहा है कि वो जो काम कर रहा है जिसके लिए उसे पे मिल रहा है कहीं ना कहीं वो जॉब उसका सिक्योर रहे, उसे अपने अर्निंग्स लाइवलीहुड पे ध्यान देना है, तो वो जॉब सिक्योरिटी अगर उसे उस ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहा है तो वो उस काम को और अच्छे से करेगा, मोटिवेटेड रहेगा, हमेशा अपने काम को लेके कमिटेड रहेगा। अगर वही चीज उसे नहीं मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं उसे डिससैटिस्फाई कर देगा, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय टर्नओवर को भी क्रिएट कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोटिवेशनल फैक्टर्स। जैसे कि मैंने बोला हर्जबर्ग ने 2 फैक्टर से बताया कि एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा फील कर सकता है। नेक्स्ट हो गया आपका मोटिवेशनल फैक्टर्स। मोटिवेशनल फैक्टर्स मैम वैसे फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रेजेंट होंगे, वैसे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो सेटिस्फाई करेंगे एम्प्लॉयज को। तो इसमें ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग द हाइजीन फैक्टर्स कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ मोटिवेटर्स।
Motivational factors yield positive satisfaction. These factors into work. These factors motivate the employees for superior performance. Employees find these factors interestingly rewarding. The motivators, मतलब कि motivational factors कहने का क्या मतलब है मैम? यही कहने का मतलब है कि अगर ये factors आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है तो ये कहीं नहीं बोला गया है कि अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो डिससेटिस्फाइड होंगे एम्प्लॉय, जो कि हमारे हाइजीन फैक्टर में बोला गया था। तो ये बोलता है कि अगर ये प्रेजेंट है तो मोटिवेशन भी है एम्प्लॉयज के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन दे रही है हमारे एम्प्लॉयज को काम के लिए, कहीं ना कहीं उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हैं उस काम से। तो मोटिवेशनल फैक्टर में रिकॉग्निशन हो गया आपका, आप वर्कर्स को उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें वो लेवल दीजिए, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें रिवॉर्ड दीजिए, तो कहीं ना कहीं वर्कर्स को खुश रखेगा ऑर्गेनाइजेशन में। रिकॉग्निशन मिल रहा है तो वो भी उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करते हुए चल रही है, उन्हें भी वो इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके भी एडवाइस बहुत ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये फैक्टर रिकॉग्निशन हमारा बता रहा है मोटिवेशनल फैक्टर्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट। सेंस ऑफ अचीवमेंट कहने का क्या मतलब है मैम? कि यहाँ पे जो काम कर रहे हैं हमारे वर्कर्स, जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, उसका कुछ रिवॉर्ड या फ्रूट जो बोलते हैं हम उन्हें मिलना चाहिए। अगर वो है तो कहीं ना कहीं आप इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो वर्कर्स को, उनके काम को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो वो वर्कर्स को सेटिस्फाई करेगी उनके काम में, उनके ऑर्गेनाइजेशन में। ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, वर्कर्स जैसा जैसा काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनको ग्रोथ दो। अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वर्कर्स क्यों आगे काम करेंगे? वो वहीं रुक जाएंगे, हो सकता है कि वो आपका ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी दे। तो आप उसके अकॉर्डिंग उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे काम करो। जिस तरीके से एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करके दे रहा है उस अकॉर्डिंग आप उसको प्रमोशंस दो, उस अकॉर्डिंग उसे अपॉर्चुनिटीज दो, उस अकॉर्डिंग उसे करियर ग्रोथ डेवलपमेंट दो, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई कर सके और वो और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड हो सके। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उन्हें कहीं ना कहीं मैनेजर को जो है उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। अगर पूरा का पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट रखती है अपने पास, तो वो अगर ऑर्गेनाइजेशन वो अपने एम्प्लॉयज को कुछ भी डेलीगेशंस नहीं दे रही, अथॉरिटी नहीं दे रही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रही है अपने एम्प्लॉयज को काम करने के लिए, वो उनके पास वो एक बोलते हैं ना पावर नहीं है एम्प्लॉयज के पास, सारा कंट्रोल अगर मैनेजमेंट के पास है, हर एक काम को करने के लिए कुछ एडवाइस भी अगर एम्प्लॉयज से नहीं ले रहे हैं, तो वो उन्हें सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो उन्हें मोटिवेट नहीं करेगा रुकने के लिए, वो उन्हें बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में वो खुश नहीं है तब। तो इसीलिए एक मैनेजमेंट को ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ध्यान दे कि वो जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें भी वो एक रिकॉग्निशन दे, उन्हें भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि वो उन्हें रिपोर्ट कर सके, वो अपने एडवाइस को भी सामने रख सके, ताकि अगर उनके एडवाइस सही हो तो उस पर ऑर्गेनाइजेशन काम कर सके। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर मैनेजमेंट लेकर चलेगा तो वो उनके एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करेगा, उनके एम्प्लॉयज को ये रियलाइज कराएगा कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे भी पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क। इसमें क्या बोल रहा है? द वर्क इटसेल्फ शुड बी मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग फॉर द एम्प्लॉय टू परफॉर्म एंड टू गेट मोटिवेटेड। ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अब आप उनसे ऐसा काम मत कराओ कि वो बहुत मोनोटोनस लगने लगे। आप उनसे इस तरीके से काम कराओ कि वो जो काम कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग हो, एक एम्प्लॉय के लिए वो चैलेंजिंग हो, तब उन्हें कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट आएगा कि हाँ उस काम को मुझे इस तरीके से करना है या फिर इसे अचीव करना है। अगर आप उसे मोनोटोनस बनाते जाओगे तो वो एम्प्लॉयज उतना मोटिवेटेड होके या फिर कमिटेड होके उस काम को नहीं करेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम हो रहा है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, जो काम आप कर रहे हो वो सही होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयज है वो सही ढंग से उस काम को इम्प्लीमेंट कर सके और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो मोटिवेटेड फील कर सके या फिर सेटिस्फाइड रहे अपने काम से। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ टू फैक्टर थ्योरी। अब मैम थ्योरी है तो थ्योरीज है, उनके क्रिटिसिज्म, उनके लिमिटेशंस भी कहीं ना कहीं आएंगे, थ्योरी के साथ ये आते ही है, तो कहीं ना कहीं थ्योरी दिया है जिन्होंने तो कुछ ना कुछ तो उनके लिमिटेशंस भी आए होंगे साथ में। तो चलिए वन बाय वन हम लिमिटेशंस को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। टू फैक्टर थ्योरी इज नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस। सबसे पहले टू फैक्टर थ्योरी ओवरलुक्स द सिचुएशनल वेरिएबल्स।
अब जो भी सिचुएशंस अराइज हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको कहीं ना कहीं देखा हमने कि नेग्लेक्ट किया है, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने ओवरलुक किया है, उसे देखा नहीं है, कहीं अनदेखा किया गया है। ये टू फैक्टर थ्योरी में हमने देखा, पढ़ा दोनों फैक्टर्स को डीपली, हमने क्या क्या आते हैं टू फैक्टर्स में, टू फैक्टर थ्योरीज में जो थ्योरीज है उनके अंडर कौन कौन से बोल सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए गए हैं जो एक एम्प्लॉयज को मोटिवेट या सेटिस्फाई करती है या डिससेटिस्फाई करती है। Herzberg assumed a correlation between a satisfaction and productivity, but the research conducted by Herzberg stressed that on satisfaction and ignored productivity. बिल्कुल सही कहा गया है। इसने बोला कि हर्शबर्ग जो है उन्होंने एक रिलेशनशिप को एज्यूम किया, किस चीज के रिलेशनशिप को, सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को। लेकिन जब हमने इन दो फैक्टर को पढ़ा तो हमने कहीं भी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात नहीं की कि किस तरीके से एम्प्लॉयज के प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज करेंगे, किस तरीके से उनके प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाएंगे। ये कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हुआ है पूरे तरीके से इस टू फैक्टर थ्योरी में। सिर्फ उन्होंने बात किया सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन के ऊपर, उन्होंने कहीं पे भी एम्प्लॉयज के प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट बात करेंगे, no comprehensive measures of satisfaction was used. An employee may find his job acceptable despite the fact that he may hate or object the part of this job. तो ये बोल रहा है कि जो एम्प्लॉय है वो अपने जॉब को इस तरीके से देखता है कि वो जॉब वो कर तो रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो सिर्फ एक उस जॉब का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। वो जॉब तो कर रहा है बट ही मे नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दैट जॉब। बस वो काम को कर रहा है एज अ बीइंग अ पार्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ दैट जॉब। उसने, हर्शबर्ग ने ये बोला कि इसमें एम्प्लॉयज का, हर्शबर्ग ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि वो जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर हम उनसे जो काम करा रहे हैं वो किस तरीके से उस जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। बस हमने देखा कि वर्कर्स है, काम करेंगे, उन्हें सेटिस्फैक्शन किस चीज से मिल रही है, डिससेटिस्फैक्शन किस चीज से मिल रही है, किस चीज से वो मोटिवेट हो रहे हैं, दैट्स इट। उन्होंने इस सारी चीजों को बहुत ओवरलुक किया है इस थ्योरी में, जिससे इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस जनरेट हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आप दो मैंने कंपेयर कर दिया है कि जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है और जॉब डिससेटिस्फैक्शन क्या है। इसके कंपैरिजन को आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। वैसे मैंने 1 by 1 पॉइंट्स को समझा दिया है, बट आप इसको डिटेल में पढ़ लेना कि इन दोनों फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है, किस चीज से जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रही है हमें, किस चीज से हम जॉब में डिससेटिस्फाई हो जा रहे हैं। जैसे इनसे क्वेश्चंस बने हैं, ये जो आपके फैक्टर्स दिए हुए हैं इनसे क्वेश्चंस आए हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो हमारे जॉब सेटिस्फैक्शन में आते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे जॉब डिससेटिस्फैक्शन में आते हैं। अब जॉब सेटिस्फैक्शन में मैम अचीवमेंट्स आ गया। अब जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर आप उनके अचीवमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन दे रहा है। आप खुद को एक एग्जांपल के तौर पे रख के सोचिए कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय है, आपके अचीवमेंट्स को कंसिडर किया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं वो आपको सेटिस्फाई करेगा। बट इफ ऑन द अदर साइड अगर वही नहीं इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उस ऑर्गेनाइजेशन से डिससेटिस्फाई हो जाओगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतना कमिटेड नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं आप हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ दो। नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉग्निशन, बहुत जरूरी है। आप सपोज करो आप किसी कॉलेज में होगे, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो अगर टीचर आपका नाम ले रहा है, आपको पूरे क्लास के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है, वो कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन दे रहा है आपको पूरे क्लास में, तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा है, उस क्लास में मोटिवेट कर रहा है आपको वो चीज। तो रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही सेम चीज की। अब जो मैं आपके एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि अगर आप किसी कॉलेज में हो, अगर आपके प्रोफेसर आपको किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि हाँ आज आपको स्टाफ रूम से वो कॉपी लेकर आना है, मेरे पास यहाँ क्लास में रख देना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको मिल रही है, पूरे क्लास में सब सारे बच्चे हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको चुना जा रहा है उस काम के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रहे हैं वो प्रोफेसर, वो इतना लिवरेज दे रहे हैं आपको, तो वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है उन सारे बच्चों के बीच में अगर आपको मिला। उसी तरीके से सेम चीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं मैनेजमेंट, थोड़ा प्रिविलेज देते, थोड़ा लिवरेज दे रहे हैं उस चीज को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ रहे हैं, तो वो उन्हें कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो काम होता है, जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज,
वो भी उन्हें कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करेगा। अब हो सकता है उनका काम उतना, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि इंटरेस्टिंग नहीं हो, उन्हें बहुत मोनोटोनस लगने लगे, वो काम को करना नहीं चाह रहे हैं। तो काम अगर वो करना ही नहीं चाह रहे, इंटरेस्ट ही नहीं है उन्हें उस काम में, तो वो क्यों उन्हें सेटिस्फैक्शन देगा, वो क्यों उन्हें मोटिवेट करेगा। सोचने की बात है कि आप उसी काम को करना चाहते हो जिस काम में आपको मजा आ रहा है। मजा आ रहा है दैट मीन्स कि आपको इसके लिए कमिटेड रहोगे और उस काम को करने के लिए आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। नेक्स्ट है एडवांसमेंट। काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एडवांसमेंट होना चाहिए ना, कि आज हम इस लेवल पे हैं तो नेक्स्ट हम इस लेवल पे आएंगे, उससे नेक्स्ट हम उस लेवल पे आएंगे। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम हर लेवल पे ग्रो करें। तो वो एडवांसमेंट बहुत जरूरी है अगर आप काम कर रहे हो तो। अगर वो नहीं मिल रहा है, आप सेम लेवल पे हमेशा रहोगे, तो दैट माइट नॉट बी अ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विच यू वांटेड। तो आपको वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सनल ग्रोथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज यहाँ पे खड़ी होकर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं चाहूंगी कि मेरा पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। आप भी चाहते हो, आप पढ़ रहे हो तो कि इससे जो आप पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं आपका पर्सनल ग्रोथ इससे हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो, आप इससे जेआरएफ क्वालिफाई करो मैनेजमेंट में। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके पर्सनल ग्रोथ के बारे में है। तो अगर आपको ये चीज लग रहा है कि आपका पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, तो आप उस काम को करने के लिए और ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे हमेशा। नेक्स्ट बात करते हैं जॉब डिससैटिस्फैक्शन। ये तो आपके सेटिस्फैक्शन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि किन किन चीजों के कारण एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिल सकता है कि एम्प्लॉइज को। नेक्स्ट बात करेंगे जॉब डिससैटिस्फैक्शन। अब मैम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं डिससैटिस्फाई भी तो होंगे एम्प्लॉइज। अब किन फैक्टर्स के कारण वो डिससैटिस्फाई होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? सबसे पहले वर्किंग कंडीशन। एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट या फिर कल्चर बोल ले, या फिर कंडीशन अगर अवेलेबल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो एम्प्लॉयज को डिससैटिस्फैक्शन की ओर ले जाएगा। तो वर्किंग कंडीशंस को हमेशा कोशिश करें कि फ्रेंडली, एक बहुत अच्छा वर्किंग कल्चर डेवलप हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो बाकी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे काम को करने के लिए। को वर्कर रिलेशंस। हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ हमारा रिलेशन या बॉन्ड है वो बहुत अच्छा हो। वो अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो काम प्रॉपरली हो सकेगा। काम प्रॉपरली हो रहा है तो आप मोटिवेटेड फील करोगे, और कहीं ना कहीं अगर ये चीज नहीं हो रहा है तो आप डिससैटिस्फाई हो जाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पॉलिसीज एंड रूल्स, बहुत रिजिड नॉर्म्स और पॉलिसीज से अगर ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है तो डिससैटिस्फैक्शन देगी ऑब्वियसली एम्प्लॉयज को। अगर वहां पे एम्प्लॉयज को फ्रीडम नहीं मिली हुई है जिससे वो अपने डिसीजंस को ले सके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सके, तो क्यों ही मोटिवेट करेगी किसी एम्प्लॉयज को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए। सुपरवाइजर्स क्वालिटी, जो सुपरवाइज करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, वो जो लीड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं। हो सकता है कि वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आप आगे आने वाले सेशंस में पढ़ोगे। तो एक जो सुपरवाइजर है ना, वो दो चीजों को फॉलो करता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अच्छा काम रिवॉर्ड, बुरा काम पनिशमेंट। तो अगर सुपरवाइजर जो है उसकी क्वालिटी, मतलब कहने का ये है कि जो सुपरवाइजर है अगर वो सही ढंग से डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है, लीड नहीं कर पा रहा है, अपनी टीम को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, उन्हें साथ में लेके नहीं चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को अपने सुपरवाइजर के जो एक्शंस है उसके कारण डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है वेज सैलरी। अब जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो उन्हें वेज पे हो रहा है, वर्कर्स को वेज पे होता है, सैलरी एम्प्लॉयज के लिए होते हैं, तो जो उन्हें पे किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो मैंने बोला कि इक्वल और फेयर होना चाहिए उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर वो आप नहीं रख रहे हो, आप एक को कुछ और दे रहे हो, दूसरे को कुछ और दे रहे हो सेम काम के लिए, तो कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करेगा वो दो एम्प्लॉयज के बीच में। वो जो एम्प्लॉयज को कम पे हो रहा है वो डिससैटिस्फाई होगा, तो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाएगा, और वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है, क्योंकि वो एम्प्लॉयज को वो काम आता था। न्यू हायरिंग्स, पैसा लगाना, उन्हें ट्रेन करना, दिस विल ऑल टेक अ लॉन्ग प्रोसेस, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सही नहीं है उसके प्रोडक्टिविटी के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें और मैंने एग्जाम्पल से बता दिया है, तो आप इस एग्जाम्पल से थॉरली समझ सकते हो कि इन दो फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इनसे मोस्टली क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम में। तो इसे थॉरली आप रीड कर लेना कि इनमें कौन कौन से फैक्टर्स और किस तरीके से इन फैक्टर्स से एक एम्प्लॉय सेटिस्फाई और डिससैटिस्फाई होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एमसी केनाल्स थ्योरी ऑफ नीड। अब इसमें जो
इन्होंने बताया है कि जो नीड्स है हमारे वो 3 तरीके के हो सकते हैं, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड फॉर एफिलिएशन। वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि क्या क्या है मैम इन सारे तीनों नीड्स के अंदर। तो सबसे पहले नीड फॉर पावर क्या है मैम? नीड फॉर पावर जहां पे एक इंडिविजुअल या फिर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पावर है कि वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके, या फिर कह सकते हैं कि डोमिनेट करना, वो पावर कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल को मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जनरली क्या कहाँ पे जाएगा? टॉप लेवल पे हो सकता है कि टॉप लेवल पे वो अथॉरिटी और पावर मिलते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स को। तो ये वही चीज बोल रहा है कि इट इज अ डिजायर टू इन्फ्लुएंस अनदर इंडिविजुअल्स बिहेवियर एज पर योर विश। अब ये मैम कौन कर सकता है? टॉप लेवल ही तो कर सकते हैं ना, वो मिडिल लेवल को कंट्रोल करेंगे, मिडिल लोअर को कंट्रोल करेंगे। तो ये चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके नहीं होने से सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉइज को। अगर उनके पास वो पावर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिया गया है तो कहीं ना कहीं उसे मोटिवेट करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को करवाने के लिए। नेक्स्ट है नीड फॉर अचीवमेंट। अब जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें हमेशा वो एक्सेल या ग्रो करे, हमेशा वो डेवलप करे उस काम में, उन्हें एक ग्रोथ दिखे। तो यही चीज वो बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, कॉम्प्लिश इन रिलेशन टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स टू स्ट्रगल टू अचीव द सक्सेस, अगर उन्हें वो चीज मिल रहा है, वो अचीवमेंट उन्हें मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेट करेगा, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस काम के लिए एक रिकॉग्निशन और अचीवमेंट मिलना चाहिए। नेक्स्ट है नीड फॉर एफिलिएशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, एक सोशल प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो एक सोशल प्रोसेस के ड्यूरेशन में काम कर रहे हैं, तो उन्हें वो सोशलाइजेशन मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में रुकने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए, और उन्हें अपना ग्रोथ भी दिखता है कहीं ना कहीं। अगर वो इतने फ्रेंडलियर वर्किंग कल्चर में काम कर रहे हैं, इकट्ठे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें ग्रोथ भी आगे अपने लिए दिखता है, अपने करियर ग्रोथ को भी वो देख पाते हैं। तो ये तीनों नीड्स को बताया है उन्होंने, और बताया कि किस तरीके से इस नीड्स के होने से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये आप पढ़ लेना, इस पे डिटेल में दिया हुआ है कि अचीवमेंट थ्योरीज में क्या हो सकते हैं। मतलब अचीवमेंट थ्योरी जो मैंने बताया कि रिकॉग्निशन आप उन्हें दोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो ऑब्वियसली मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉइज को। एफिलिएशन में जो सोशल एक रिलेशन फॉर्म होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और पावर में जो आप अथॉरिटी देते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है क्लेटन एल्डफर ERG थ्योरी। अब ये क्या है मैम? क्लेटन एल्डफर ERG थ्योरी जो है वो आपका कहीं ना कहीं रिवाइव वर्जन बोल सकते हो या सेकेंड वर्जन बोल सकते हो, जो आगे आपका मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के बाद आया है। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ने 5 नीड्स को डिफाइन किया, तो उसी को क्लेटन एल्डफर ने इन शॉर्ट करके उसे 3 नीड्स में बताया। तो उससे भी आपको सेम ऑर्डर में ही याद करना है, जो कि आपका है नीड। इन तीनों नीड्स को भी आपको सेम सीक्वेंस में याद रखना है, जो कि आपका है एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेड नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स। इसीलिए इसे ERG थ्योरी बोला जाता है। ये इसका एक्रोनिम थी, ऊपर जो बन के आया शॉर्ट फॉर्म है, जिसे आप इन डिटेल में कवर करना है आपको। सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जिस्टेंस नीड क्या होता है मैम। अब एग्जिस्टेंस नीड मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी से कैसे रिलेट करता है? तो ये जो नीड है इसमें आपका एग्जिस्टेंस नीड में बेसिक नीड्स मैम बोले तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, और जो हमने सेफ्टी नीड्स पढ़ा था मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, जॉब सिक्योरिटी, तो ये सारा आपका एग्जिस्टेंस नीड में ये फुलफिल होगा तभी आप आगे के नीड्स को सेटिस्फाई कर सकोगे, आगे के नीड्स पे जा सकोगे। तो एग्जिस्टेंस नीड में आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड फिजिकल सेफ्टी नीड्स आ गया। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है क्लेटन एल्डफर थ्योरी के किस ऑर्डर में उन्होंने डिफाइन किया है नीड्स को, कौन सा सीक्वेंस है, या फिर बोला जाता है कि मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी का सेकंड वर्जन या रिवाइव वर्जन कौन सा है, तो क्लेटन एल्डफर है। क्लेटन एल्डफर थ्योरी कहां से निकल के आया है? ERG थ्योरी, तो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी से कहीं ना कहीं निकल कर आई है। नेक्स्ट है आपका रिलेटेडनेस नीड्स। इसमें रिलेटेडनेस नीड्स बोले तो
कि जो आपका सोशल नीड्स हो गया, जैसे उसमें हमने पढ़ा था ना जॉब सिक्योरिटी के बाद क्या आया आपका, तो जॉब सिक्योरिटी के बाद मैम आया आपका वो सोशल रिलेशन फॉर्म करना, जिसमें हम एम्प्लॉयज के साथ हम जहां काम कर रहे हैं वहां पे एक सोशलाइजेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयज के साथ एक फैमिलियर रिलेशनशिप फॉर्म होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं रिलेटेडनेस थ्योरी ने फोकस किया, रिलेटेडनेस नीड्स को उन्होंने बताया कि ये सेटिस्फाई होना चाहिए हमारे उन दोनों नीड्स को। उन्होंने वही मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी को ब्रेक डाउन करके थोड़ा नैरो डाउन करके 3 नीड्स में उन्होंने बताया है इसे। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ नीड्स। ग्रोथ नीड्स में मैम क्या आएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो सबसे हाईएस्ट नीड था आपका। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मैम पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ की जो बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ नीड्स में आएगा, जो कि बोलता है कि सबसे हाईएस्ट नीड में आता है। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि वहां पे भी मेंशन था, आप मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में देखोगे तो ये कहीं ना कहीं हाईएस्ट नीड्स को इंक्लूड करता है, जो कि आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हो गया। इसी तरीके से क्लेटन एल्डरसन ने कहीं ना कहीं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी को डिफाइन किया है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये तीनों नीड्स 1 by 1 सेटिस्फाई होना चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा नैरो डाउन कर दिया उसको, ताकि ये समझने में भी आपको इजी हो जाए। नेक्स्ट है मैकग्रेगर्स का नेक्स्ट प्रोसेस थ्योरी है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस थ्योरी क्या होता है मैम, और प्रोसेस थ्योरी में कौन कौन से थ्योरीज है और उसके अंदर क्या क्या उनके एक्सपर्ट्स ने बोला है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे प्रोसेस थ्योरी के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद द नेट वाला भैया और इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए नेट वाले भैया को। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय।